एस्थमा के अटैक में कुछ कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं, आज उस पर बात करेंगे। एस्थमा का अटैक एक पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन है। यदि हम इसको टाइम पर नहीं करते हैं या इंपॉर्टेंट गलतियां करते हैं तो अक्सर ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए आज इस मामले में जो मिस्टेक्स हैं उस पर हाईलाइट करेंगे। पर्पज़ ये है कि आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें ताकि आपकी कंडीशन ना बिगड़े। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। पहला और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है एस्थमा के अटैक में यदि आप ट्रीटमेंट को डिले करते हो तो इससे कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है। एस्थमा के बहुत सारे अटैक्स तो उतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते, पर पोटेंशियली अगर एस्थमा के सीवियर अटैक या सीरियस अटैक में आपने उसको ट्रीटमेंट को डिले किया तो जान का खतरा हो सकता है, पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए एस्थमा के अटैक को लाइटली तो एटलीस्ट मत लीजिए। हाँ, अगर वो अपने आप ठीक हो जाता है या इनहेलर्स वगैरह लेने से ठीक हो जाता है और आप हॉस्पिटल नहीं जाते तो काम चल सकता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि हर एस्थमा के अटैक वाले पेशेंट को हर अटैक के लिए हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, लेकिन ये है कि इसको लाइटली भी मत लीजिए। ऐसा करके इग्नोर मत इसे मत कीजिए, क्योंकि ये अगर कभी कभार कंडीशन बिगड़ती है तो डेंजरस हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि उसकी सिवियरिटी को कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं। ज़्यादातर लोग को अगर थोड़ा बहुत सांस फूलता है या थोड़ा बहुत अगर वीजिंग होती है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं और हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार वहाँ जाएंगे, नेबुलाइज कराएंगे, एक दिन पूरा वेस्ट होगा, प्लस अननेसेसरी कॉस्ट होगा, तो लोग इग्नोर करते हैं। पर कई बार क्या है, एस्थमा का अगर माइनर अटैक भी लगता है तो वो कंडीशन सडनली बिगड़ती चली जाती है पेशेंट की। और पेशेंट को जब एस्थमा एक्सैसरबेशन बहुत सीवियर होता है, सांस फूलना चालू हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज सांस चलने लग जाती है, तो फिर कई बार जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए एस्थमा के अटैक को अंडर एस्टिमेट मत करिए। तुरंत जो भी एक्शन लेना है, चाहे इनहेलर्स लेना है, नेबुलाइज करना है, जो भी करना है, एलर्जेंस को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रॉम्प्टली करना आवश्यक है। अगर हॉस्पिटल के लेके जाने की आवश्यकता है तो वो भी करना ज़रूरी है। इसमें यदि आप इसको इग्नोर करते हो तो ये हार्ट अटैक जितना डेंजरस तो नहीं है, लेकिन इसको लाइटली भी लेना डेंजरस हो सकता है। हार्ट अटैक में मृत्यु दर ऑलमोस्ट 30% होता है, इसमें उतना ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन मान लीजिए अगर मृत्यु दर 1% भी है तो भी उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं है। उसे यदि आप इग्नोर करते हैं और टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, पंप या इनहेलर नहीं लेते हैं, तो बिगड़ने का अंदेशा है और फिर जब बिगड़ जाए कंडीशन तो फिर संभालना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इसकी सिवियरिटी को अंडर एस्टिमेट मत करिए और इसको इग्नोर मत करिए। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि इनहेलर यूज़ करने का टेक्निक उनको प्रॉपरली नहीं आता है, गलत तरह से इनहेलर यूज़ करते हैं, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं होता है। कोई लोग 10, 15, 20 बार भी इनहेलर ले लेते हैं। कुछ लोग कई बार ये भी करते हैं, डिवाइस को प्रॉपरली शेक नहीं किया, उसको प्रॉपरली पोजीशन नहीं किया, इनहेल एक्सेल का जो मेथड सिखाया जाता है उसको फॉलो नहीं किया, तो ये गलत टेक्निक से अगर आप एस्थमा का इनहेलर यूज़ करोगे तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा और आपका इनहेलर यूज़ करना एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो एस्थमा के अटैक के दौरान इनहेलर को प्रॉपरली यूज़ करना और कितनी फ्रीक्वेंसी से यूज़ करना, ये सारी ही चीज़ें आपको आनी चाहिए। एस्थमा के इनहेलर को कैसे यूज़ करना है, उसको यूज़ करने के दौरान क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है, उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ों में लोग गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो इनहेलर यूज़ करते तो रहते हैं, 10 बार भी कर लेते हैं और इफेक्टिव नहीं होता, फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। तो इसे आप जरूर चेकआउट करिए। इसके अलावा यदि आप सिर्फ रेस्क्यू इनहेलर्स पर ही बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो ये भी एक गलती है। इसका मतलब ये है कि इनहेलर दो तरीके का होता है, एक लॉन्ग एक्टिंग वाला जो कि एस्थमा के अटैक्स को बचाता है, और एक शॉर्ट एक्टिंग वाला रेस्क्यू इनहेलर जो कि अटैक के टाइम ही लिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति दिन भर में रेस्क्यू इनहेलर को 8-10 बार ले रहा है सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 3-4 घंटे के इफेक्ट के लिए, आप इसको बार बार प्रयोग कर रहे हो, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। आपको एस्थमा के अटैक्स के आने की फ्रीक्वेंसी को ही कम करनी पड़ेगी, और ये कम करने के लिए आप लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर्स यूज़ करिए, स्टेरॉइड्स यूज़ करिए, टैबलेट्स यूज़ करिए, एलर्जिक जो टेंडेंसी करने वाली चीज़ें हैं उसको बचिए। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली करोगे तो ही आपको एस्थमा के अटैक्स आने का चांस कम होगा और शॉर्ट टर्म इनहेलर्स यूज़ करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। यदि आप बार बार इस इनहेलर को यूज़ कर रहे हो तो ये कोई हेल्दी नहीं है और ये लॉन्ग टर्म आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा पहुंचा सकता है, और इससे प्रॉपरली एस्थमा कंट्रोल ना हो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये उतने ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होते और इफेक्ट इनका 2 से 4 घंटे मैक्सिमम चलता है। तो इसलिए शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर्स के भरोसे बैठे रहना और बाकी लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स है एस्थमा रिलेटेड उसको इग्नोर करना अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो लोग करते हैं। इससे आपको बचना चाहिए, और एस्थमा को एज अ क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टर्म इस अटैक से कैसे रोकथाम कर सकें इस बारे में प्रॉपर एजुकेशन ज़रूरी है। एस्थमा के अटैक से आप कैसे बच सकते हो इस बारे में ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक एस्थमा का एक्शन प्लान भी ज़रूरी होता है। कभी कभार जब सीवियर एस्थमा का अटैक आता है तो पेशेंट खुद प्रॉपर इनहेलर यूज़ नहीं कर पाता है, ना आपके घर पे नेबुलाइजर मशीन होता है, ना किस हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाना है इस बारे में कोई विचार विमर्श हुआ होता है।
घर पर कई बार कोई बड़ा व्यक्ति अवेलेबल भी नहीं होता जो चीज़ों को मैनेज कर सके, तो ऐसे में सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो इसलिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान घर पे होना चाहिए किसी भी इमरजेंसी से डील करने के लिए। जिस भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अगर घर पे रहता है, चाहे वो हार्ट अटैक का व्यक्ति है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक का व्यक्ति है, हार्ट फेलियर का व्यक्ति है, मिर्गी का व्यक्ति है, या उसको अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है, ये सारे ही तरह की इमरजेंसी से डील करने के लिए घर पर सारा इमरजेंसी सामान भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा इनहेलर के सप्लाईज भी होने चाहिए, और इमरजेंसी में कुछ ट्रीट कर सके उसके लिए इंजेक्शन या मेडिसिन जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो रेडी होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें रेडी नहीं है तो ये बड़ा मिस्टेक कहलाएगा, और जब कभी कंडीशन बिगड़ेगी तो उसे संभालना पड़ेगा मुश्किल। तो इसलिए अस्थमा वाले पेशेंट्स को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि घर पर आपको और घर के ज़्यादातर मेंबर्स को पता होना चाहिए कि घर में अस्थमा का जब व्यक्ति को अटैक आएगा तो कैसे डील करना है। उस समय कई बार लोग होता है कि पैनिक मोड में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और फिर उसे अस्थमा को मैनेज करना नहीं समझ में आता है, और इस समय जो चीज़ें घर पर करी भी जा सकती हैं वो भी नहीं हो पाती, पेशेंट हॉस्पिटल भी शिफ्ट नहीं हो पाता है, और इस वजह से व्यक्ति की जान जा सकती है। तो इसलिए घर पर सारे ही मेंबर्स को अस्थमा के अटैक को कैसे डील करना है, और खासकर पेशेंट को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पेशेंट यूजली अस्थमा के अटैक में तुरंत अनकॉन्शियस हो जाएगा और कुछ ना कर पाएगा, ऐसा कम होता है। हार्ट अटैक में ऐसा ज़्यादा होता है, अस्थमा अटैक में कम होता है। पर फिर भी ये कि ऐसा हो सकता है कि सीवियर अटैक आए और पेशेंट इनहेलर यूज़ ना कर पाए, या अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो कि इनहेलर यूज़ करना चाह रहा है वो ख़त्म हो गया, खाली हो गया। तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा सप्लाई इनहेलर्स और मेडिसिन का भी घर पर रहना चाहिए ताकि इमरजेंसी में यूज़ किया जा सके, हॉस्पिटल पहुँचने से पहले पेशेंट को प्रॉपर राहत मिल सके। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग अस्थमा के जो ट्रिगर्स हैं उससे बचने की कोशिश नहीं करते। हवा में अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन्स है, धूल मिट्टी है, पेट यानी एनिमल का जो बाल है, या स्मोक है, या एयर पोल्यूटेंट्स है, इन्फेक्शंस है, ये सारी चीज़ों से अस्थमा अटैक ट्रिगर होता है। मौसम बदलता है तो भी अस्थमा का अटैक आता है। एक्सरसाइज करने से भी कुछ लोग को अस्थमा का अटैक आता है। किस व्यक्ति में किस चीज़ से अटैक आता है उससे आपको बचने की ज़रूरत है। यदि आप अस्थमा के अटैक्स को अवॉइड करने के लिए एलर्जिन से नहीं बचेंगे तो बार बार अटैक आता रहेगा, आपको दवाई लेते रहना पड़ेगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। इसलिए आपको अपने अस्थमा के ट्रिगर से बचने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति में सेम चीज़ से अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग ट्रिगर हो सकते हैं। आपके पेशेंट के केस में जो ट्रिगर है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट और मैनेज करना है, उससे बचने की कोशिश करना है। यदि आप इससे बच सके तो काफ़ी अस्थमा के अटैक को आप रोक सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जब उनको ठीक लगने लगता है तो वो डॉक्टर्स के पास जाते नहीं है, अपॉइंटमेंट्स को स्किप करते हैं। एक एक दो साल 4 साल जब तक कंडीशन नहीं बिगड़ती है तब तक वो डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट और बड़ा मिस्टेक है जो लोग को नहीं करना चाहिए। यदि आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है और आपको ठीक भी लग रहा है तो भी रेगुलर चेकअप्स होना ज़रूरी है। मे बी आप 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में आपके जो भी नज़दीक के डॉक्टर हैं जो अस्थमा से डील करते हैं या जो फिजिशियन है उनको दिखा सकते हैं। ये नहीं करना एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक कहलाता है, क्योंकि जब कभी भी कंडीशन बिगड़ती है तब आप इमरजेंसी में अगर भागते हो तो डॉक्टर के पास भी ऑप्शंस कम रहते हैं। यदि आप रेगुलर उनसे मिलते रहोगे और रेगुलर ट्रीटमेंट कराते रहोगे तो होपफुली इमरजेंसीज होने का चांस कम हो जाएगा, अस्थमा के सीवियर अटैक्स आने का चांस कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म आपको कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स कम होंगी। इसलिए अस्थमा के पेशेंट को ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि भले उनको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, रेगुलर अपने डॉक्टर के टच में रहें और जहाँ ज़रूरी है वहाँ अपॉइंटमेंट्स बुक करके उनसे मिलते रहें। 3 महीना नहीं तो 6 महीने में एटलीस्ट एक बार डॉक्टर विजिट होनी चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में जहाँ हमने बात करी अस्थमा के अटैक के दौरान या उससे बचने के विषय में जो लोग इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स करते हैं उस पर जो हमने चर्चा की वो आपके लिए उपयोगी रही होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और अस्थमा अटैक संबंधित और अस्थमा की इनहेलर संबंधित जो हमने बाकी वीडियोस किए उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिए। थैंक यू।